ओके, सो मैटर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो एनी ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड हैव सम मास एंड द वॉल्यूम इज नोन एज अ मैटर। मैटर की अगर बात करें तो मैटर के पास दो टाइप की फोर्सेस होती हैं। कितने टाइप की फोर्सेस होती हैं? दो टाइप की फोर्सेस होती हैं। एक फोर्स तो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आप प्रीवियस क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, आपने 9th 10th से पढ़ा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो आइए इसकी एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में सन के इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स, सारी हेवनली बॉडीज जो होती हैं वो सारी इसके इर्द गिर्द घूमती हैं। सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। उसकी वैसे हमारा अर्थ भी इसके इर्द गिर्द घूमता है। और हमने देखा है ये कि अर्थ जब इसके इर्द गिर्द घूमता है तो अपनी वो एक एक्सिस पे घूमता है, अपनी एक एक्सिस पे घूमता है। ऐसा नहीं है कि आज अर्थ यहाँ पे है, कल यहाँ चले जाएगा, परसों यहाँ चल जाएगा, फिर सन को वो छोड़ देगा। ऐसा नहीं है। हमने देखा बार बार वो चक्कर लगाता है अर्थ, बार बार वो सन के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन अपनी ही एक्सिस पे घूमता है। ऐसा क्यों? जब साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च किया और बताया कि चाहे हम सन की बात करें चाहे अर्थ की बात करें, दोनों बॉडीज के पास क्या है? अपना अपना मास है। दोनों बॉडीज के पास क्या है? अपना अपना मास है। और जिन बॉडीज का, अगर जिन बॉडी का मास होता है उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह से ये एक फोर्स बनी दो मैटर के बीच में कि एक मैटर किसी दूसरी मैटर के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकता है। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और ग्रेविटेशनल फोर्स की सबसे नेसेसरी चीज क्या है इसके लिए? सबसे बेसिक चीज क्या है कि इस बॉडी के पास क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। सबसे जरूरी इसके लिए क्या है? मास। ओके, जिस बॉडी के पास मास होगा उसके वो किसी भी दूसरी बॉडी को जिसका अपना मास होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अगर हम यहां देखें तो सन के पास अपना मास है, अर्थ के पास अपना मास है। सन का मास काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ। इसलिए सन क्या करता है? अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है और अर्थ उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है अपनी ही एक्सिस पे। ओके, सो इस तरह से हमें क्लियर हो गया कि एक टाइप की फोर्स जो मैटर के पास होती है वो कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी फोर्स की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि यहां पे मैं जब कुछ लिख रहा हूं तो मेरे जितने भी इंक पार्टिकल्स हैं सारे बोर्ड के साथ स्टिक हो रहे हैं, सारे बोर्ड के साथ क्या हो रहे हैं? चिपक रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या रीजन है इसके पीछे कि जब भी मैं कुछ लिख रहा हूं तो इंक पार्टिकल सारे बोर्ड के साथ चिपक जाते हैं? ऐसी कौन सी फोर्स है इन दोनों के बीच में, बोर्ड और इंक पार्टिकल के बीच में, जिसकी वजह से दोनों चिपक रहे हैं? अगर आपके माइंड में बच्चों ये कंसेप्ट आ रहा है कि यहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी इंक और बोर्ड के बीच में, तो वो गलत है। ऐसा क्यों है? आइए समझते हैं। क्योंकि यहां पे मैं अगर बात करूं तो मेरे पास तीन बॉडीज को मैं यहां पे लेता हूं, एक आ गया मेरा मार्कर जिसमें इंक पार्टिकल्स हैं, दूसरा आ गया मेरा बोर्ड, तीसरी आ गई अर्थ। ओके, अगर आप समझ रहे हैं कि इंक पार्टिकल्स और बोर्ड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रही है, तो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे जो सबसे ज्यादा मास है वो किसका है? अर्थ का है। किसका है? अर्थ का है। अगर यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट होता तो सारे के सारे इंक पार्टिकल्स बोर्ड के साथ चिपकने की बजाय अर्थ के साथ चिपक जाते। क्योंकि अर्थ का मास सबसे ज्यादा है। मैंने आपको बताया कि जिसका सबसे ज्यादा मास होगा उसके पास सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट यहां होता तो सारे इंक पार्टिकल्स बोर्ड के साथ चिपकने की बजाय सारे के सारे अर्थ के साथ चिपक जाते। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ। हमें देखने को मिला कि सारे के सारे इंक पार्टिकल्स जो है वो व्हाइट बोर्ड के साथ चिपक रहे हैं। तो इसका मतलब है यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, जहां पे कोई और फोर्स है, और वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग है। ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तभी देखो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो सारे के सारे इंक पार्टिकल्स हमारे अर्थ के साथ चिपक जाते। ओके, तो यहां पे जब हमने पता किया कि ऐसा क्यों हुआ तो हमने देखा जब मैं बोर्ड पे कुछ लिखने की कोशिश करता हूं तो मैं मार्कर को बोर्ड के साथ रब कर रहा हूं, मार्कर को बोर्ड के साथ
रब कर रहा हूं। जब मैं मार्कर को बोर्ड के साथ रब कर रहा हूं तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जब भी दो पार्टिकल्स आपस में रब होते हैं तो क्या डिवेल्प होता है, चार्ज डिवेल्प होता है। और जब इन दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज डिवेल्प हुआ रबिंग के कारण तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी और वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा है, तभी ग्रेविटेशन फोर्स को उसने निगलेक्ट कर दिया और सारे इन पार्टिकल्स आपके बोर्ड के साथ चिपक गए। तो यहां से एक नई फोर्स का हमें पता चलता है कि यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा मैटर के पास एक और नई फोर्स है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो फोर्स पैदा हुई चार्ज के डिवेल्प होने के कारण, क्योंकि दोनों के जब मैं मार्कर को बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं कुछ तो मैं देख रहा हूं मार्कर को क्या हो रहा है, इंक पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, रब हो रहे हैं, बोर्ड के साथ क्या हो रहे हैं, रब हो रहे हैं। रबिंग होने के कारण जहां पे चार्ज डिवेल्प हुआ इंक पार्टिकल और बोर्ड के ऊपर, दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज डिवेल्प हुआ। जब दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज डिवेल्प हुआ तो दोनों के बीच में क्या हुई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसका कारण क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यही जहां से हमें पता चल जाता है कि मैटर के पास एक और टाइप की फोर्स होती है और वो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसकी वजह से हुई, चार्ज डिवेल्प होने के कारण हुई, दोनों बॉडीज के ऊपर अपोजिट चार्ज डिवेल्प होने के कारण हुई। और यहां पे हमारा एक कंसेप्ट और क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मच 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 स्ट्रॉन्गर है इससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 10⁻⁻20 टाइम्स। ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको आप याद कर लो, अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि ये बहुत बार कंपेटिटिव में भी आता है। आपको 3-4 फोर्सेस दे दी जाएंगी, जैसे न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, या ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे हमने अभी देखा यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वे में। और कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, 10⁻⁻20। तो आइए अभी स्टडी करते हैं चार्ज को, कि व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक चार्ज। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर पार्टिकल। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है भाई, ये कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल की जिसकी वजह से वो किसी दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सबसे पहले हमें कंसेप्ट दिया, वो कंसेप्ट दिया वेंजलिन फ्रैंकलिन ने। तो फ्रैंकलिन ने सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया, और फ्रैंकलिन जब अपने शुरुआती दौर में चार्ज के ऊपर रिसर्च कर रहे थे लैब में, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, आइए देखते हैं। तो शुरुआती दौर में जब फ्रैंकलिन अपने चार्ज के ऊपर काम कर रहे थे, चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, प्रॉपर्टीज थी, वो चार्ज की स्टडी की। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, उन्होंने 2 अलग अलग टाइप के मटेरियल लिए। एक मटेरियल उन्होंने बॉडी ली प्लास्टिक बॉडी और दूसरी बॉडी ली ग्लास बॉडी। दोनों को उन्होंने रब किया। जब दोनों बॉडीज को रब किया तो दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज आ गया। जैसे ही दोनों बॉडी चार्ज हुई तो उन्होंने दोनों बॉडीज को एक दूसरे के पास लाया। जब उन्होंने दोनों बॉडीज एक दूसरे के पास लेके आए तो उन्होंने देखा कि जैसे मैंने इन दोनों को एक दूसरे के साथ टच किया तो दोनों के बीच में क्या हुआ, एक लाइटनिंग हुई, एक स्पार्क हुआ छोटा सा, और एक छोटा सा शॉक लगा। ओके, तो उन्होंने देखा कि ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी चार्ज बॉडी की, कि जब भी 2 चार्ज बॉडी आपस में टकराती हैं तो लाइटनिंग होती है, शॉक लगता है। ये सारी एक बेसिक प्रॉपर्टी उन्होंने स्टडी किया लैब में। उसके बाद उन्होंने नेचर में ये चीजें देखी कि नेचर में भी लाइटनिंग होती है, सेम वैसी ही जैसे ही लैब में उन्होंने 2 चार्ज बॉडीज के बीच में टकराने पे देखी। तो नेचर में अगर देखा जाए तो लाइटनिंग कहां होती है, लाइटनिंग होती है क्लाउड्स में। जी हाँ, उन्होंने भी उस टाइम क्लाउड्स में देखा कि जब 2 क्लाउड्स आपस में टकराते हैं तो लाइटनिंग होती है। तो ऐसा उन्होंने देखा कि क्या क्लाउड्स में भी वही चार्ज है जो लैब में बना रहे हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने देखना था, लाइटनिंग की प्रॉपर्टी तो सेम वही थी, लाइटनिंग तो हो रही थी। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि क्या जब वो डिस्चार्ज होती है दोनों बॉडीज, क्या वहां पे भी शॉक लगता है। तो इसको देखने के लिए उन्होंने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट, काइट एंड क्लाउड एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट, काइट एंड क्लाउड एक्सपेरिमेंट किया। तो काइट एंड क्लाउड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जब बारिश आने वाली थी, बादल आए, तो उन्होंने क्या किया,
कि अपनी एक पतंग बनाई, बहुत बड़ी सी पतंग बनाई। जब उन्होंने वो पतंग बनाई, धागा लगाया और उसको उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद वो पतंग बादलों में पहुंच गई। तो उन्होंने देखा जब वो पतंग बादलों में पहुंच गई तो अगर चार्ज वहां पे होता तो वहां पे क्या होना था, उनको शॉक लगना था। उन्होंने जब रिज्यूम किया था कि अगर चार्ज वहां पे होगा तो मैं पतंग उड़ा रहा हूं, मेरी पतंग बादलों में पहुंच गई है तो मेरे को शॉक लगेगा, लेकिन उनको शॉक नहीं लगा। ओके, सो उन्होंने मायूस होकर अपनी पतंग उतार दी। दूसरे दिन दूसरी बार फिर से प्रैक्टिस, दूसरी बार फिर से उन्होंने प्रैक्टिस किया, फिर से उन्होंने ट्रायल दिया कि चलो देखते हैं, दूसरी बार देखते हैं। तो दूसरी बार फिर से बादल आए, उन्होंने फिर से अपनी पतंग चढ़ा दी बादलों में, बादलों में फिर से पतंग पहुंच गई, लेकिन शॉक नहीं लगा। ऐसे कई बार उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। तो इसके पीछे बेसिक कारण क्या था वो आपके लास्ट अटेम्प्ट में आपको पता चलेगा कि क्या कारण था जिससे कि उनको शॉक नहीं लग रहा था। ओके, लास्ट टाइम जब उनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो बादल फिर से आए, उन्होंने अपनी पतंग चढ़ा दी, पतंग क्लाउड्स में पहुंच गई। जैसे क्लाउड्स में पतंग पहुंची तो बारिश आ गई, बारिश पड़ना शुरू हो गई। जैसे बारिश के कारण वो सारा थ्रेड जिससे पतंग बंधी हुई थी वो सारा गीला हुआ तो उनको एक शॉक लगा, उनकी बॉडी से करंट पास हुआ जिससे उनको शॉक लगा। जैसे उनको शॉक लगा तो वो खुश हुए, जैसे कि आप लोगों को शॉक लगता है तो आप दुखी होते हो, लेकिन वो खुश हुए क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको शॉक क्यों नहीं लगा? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो उनका जो थ्रेड था बारिश नहीं हुई थी, बिल्कुल सूखा हुआ था, इसलिए वो इंसुलेटर का काम कर रहा था। करंट जो था उसमें पास, चार्ज जो था वो उसमें पास नहीं हो पा रहा था। ओके, तो इसलिए हमें जहां फ्रैंकलिन को सक्सेस नहीं मिल रही थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में उन्होंने देखा जब बारिश हो गई, क्लाउड्स में अपना वो पतंग पहुंची तो बारिश हुई तो उन्होंने फील हुआ, उनको शॉक लगा तो वो खुश हो गए, जिससे उनका एक्सपेरिमेंट प्रूफ हो गया, काइट एंड क्लाउड। और उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि चार्ज जो बादलों में वो सेम वही चार्ज है जो वो लैब में बना रहे हैं। आफ्टर द सक्सेस ऑफ काइट एंड क्लाउड एक्सपेरिमेंट, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको फर्दर स्टडी किया और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज लिखना शुरू कर दी। ओके, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि लैब में ग्लास मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए। उसने एक ग्लास रॉड ली, एक प्लास्टिक रॉड ली, दोनों को उन्होंने रब किया, जब दोनों को उन्होंने रब किया तो दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज आया, तो दोनों बॉडीज को उन्होंने इस तरह से हवा में लटका दिया। जब उन्होंने दोनों बॉडीज को हवा में लटकाया तो उन्होंने देखा कि दोनों बॉडीज एक दूसरे के पास आ गई। दैट मीन दोनों बॉडी में क्या हो गई? अट्रैक्शन हो गई। एक ग्लास बॉडी थी, एक प्लास्टिक बॉडी थी, दोनों को रब किया, रब करने के बाद हवा में लटका दिया। हवा में जब लटकाया तो दोनों बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन हुई। ओके, सबसे पहले केस में उन्होंने ये स्टडी किया। दैट मीन्स उन्होंने एक प्लास्टिक रॉड को और एक ग्लास रॉड को जब रब करके हवा में लटकाया तो उन्होंने देखा कुछ देर के बाद दोनों में क्या हो गई? अट्रैक्शन हो गई। दैट मीन जो प्लास्टिक ग्लास रॉड थी वो यहां से यहां आ गई। ओके, और जो ये प्लास्टिक रॉड थी वो यहां से यहां आ गई। ओके, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुई। दूसरे केस में उन्होंने क्या किया? दोनों रॉड्स प्लास्टिक रॉड ली। जब दोनों प्लास्टिक रॉड ली, दोनों को रब किया, दोनों को ऐसे रब करके दोनों के ऊपर चार्ज है, दोनों को हवा में लटकाया तो उन्होंने देखा कि दोनों के बीच में ऐसे रिपल्शन होगी, दोनों बॉडीज एक दूसरे से दूर चले गई। ओके, मान लो दूसरे केस में उन्होंने इस तरह से एक प्लास्टिक रॉड और दूसरी भी प्लास्टिक रॉड ली, दोनों बॉडीज को रब करके जब उन्होंने हवा में लटकाया तो उन्होंने देखा प्लास्टिक बॉडी ये वाली यहां चलेगी और ये वाली प्लास्टिक बॉडी यहां चलेगी। दैट मीन दोनों के बीच में रिपल्शन हुई। इस केस में दोनों बॉडीज एक दूसरे के पास आई, दैट मीन क्या हुई? अट्रैक्शन हुई। ओके, इस तरह से थर्ड केस में उन्होंने दोनों ग्लास रॉड ली, दोनों क्या ली? ग्लास रॉड ली, दोनों को रब किया, दोनों के ऊपर चार्ज आया, दोनों को हवा में लटका दिया लैब में। इस तरह से दोनों ने फिर से देखा कि दोनों बॉडीज में रिपल्शन हुई, दोनों बॉडी एक दूसरे से दूर चलेगी। तो इस तरह से थर्ड केस में उन्होंने क्या किया? दोनों ग्लास रॉड ली, दिस इज द वन ग्लास रॉड एंड दिस इज द सेकंड वन। जब दो ग्लास रॉड को रब करके दोनों के ऊपर चार्ज जब आया, दोनों को लटका दिया तो उन्होंने देखा दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे से दूर चलेगी। दैट मीन इस केस में भी क्या हुई? रिपल्शन हुई। तो यहां से उन्होंने कुछ स्टडी किया, कुछ यहां से ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने देखा कि यहां पे मैंने अलग अलग दो मटेरियल लिए, दोनों को रब किया, दोनों के ऊपर चार्ज आया और दोनों को जब एक दूसरे के पास लटकाया तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुई।
यहां पे सेम मटेरियल लिया, दोनों को रब किया, दोनों के ऊपर चार्ज आए तो दोनों एक दूसरे से दूर गए। तीसरे केस में भी सेम मटेरियल लिया, ग्लास ग्लास, दोनों को रब किया, चार्ज आया, दोनों एक दूसरे से दूर गए। ओके, तो यहां से हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हम सेम बॉडीज लेते हैं, अगर हम सेम बॉडीज लेते हैं तो उनपे सेम चार्ज एक्वायर होता है, तभी वो रिपेल कर रही हैं। अगर हम सेपरेट अलग अलग बॉडीज लेते हैं, एक प्लास्टिक एक ग्लास रॉड, तो दोनों के ऊपर अलग अलग टाइप के चार्ज आता है जिसके कारण वो अट्रैक्ट होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे प्लास्टिक के ऊपर जो चार्ज आया वो आया पॉजिटिव और ग्लास के ऊपर जो आया वो आया नेगेटिव, तो दोनों के बीच में क्या हुई, अट्रैक्शन। यहाँ पे दोनों प्लास्टिक बॉडी है, तो मान लीजिए इसके ऊपर आया पॉजिटिव, प्लास्टिक के ऊपर भी आया पॉजिटिव। ओके, तो दोनों के बीच में सेम चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, तो दोनों के बीच में क्या हुई, रिपल्शन। यहाँ पे ग्लास है, ग्लास है, तो दोनों के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव, तो दोनों के ऊपर सिमिलर चार्ज, तो दोनों के बीच में हुई रिपल्शन। तो इस तरह से उन्होंने फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी वो चार्ज की लिख दी, दो प्रॉपर्टी, फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज। दैट मीन जब भी दो सिमिलर चार्ज हम पास लाते हैं तो उनमें क्या होती है, रिपल्शन होती है, और जब भी दो डिसिमिलर जो अनसिमिलर चार्ज हम पास लेके आते हैं तो उनमें क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। तो ये दो प्रॉपर्टीज फर्स्ट जहां पर उन्होंने चार्ज की स्टडी की कि जब भी दो सिमिलर चार्ज आप पास लेके आओगे तो उनमें रिपल्शन होगी, और जब दो आप डिसिमिलर चार्ज पास लेके आओगे तो उनमें हमेशा अट्रैक्शन होगी। जहां आप इसको ऐसे बोल सकते हो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके,